नमस्कार। आज की इस खास पेशकश में हमारे साथ हैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन के प्रमुख कार्यकर्ता मनीष सिसोदिया, जिनसे हम इनके आंदोलन की पृष्ठभूमि, इसकी संभावना और जनता में रिस्पांस को लेकर बातचीत करेंगे। मैं हूं राजीव रंजन नाग। मनीष, ये बताएं कि एक आशंका जो व्यक्त की जा रही है उसमें कहा जा रहा है कि यह आंदोलन भटक सकता है। एक्चुअली आंदोलन जब आगे बढ़ता है तो उसके सामने बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और ये सही बात है कि गलत रास्ता चुन लिया तो भटक भी सकता है। पर हमेशा आंदोलन करने वाले लोगों को ये भी देखना पड़ता है कि अब बेहतर रास्ता क्या है या बेहतरीन विकल्प क्या है अब हमारे सामने। आंदोलन करते करते अभी लगा कि आंदोलन को सड़क पे चलाते चलाते 2 साल बाद अब इस स्थिति में जाना ही पड़ेगा कि संसद और विधानसभा में जाना पड़े। तो आंदोलन तो चल रहा है। आंदोलन अगर बंद करते और कहते कि बस अब चुनाव लड़ा जाएगा, आंदोलन नहीं होगा, तो मुझे लगता है भटक गया होता। पर आंदोलन चल ही रहा है, चाहे वो कोयला घोटाले का मामला हो, दिल्ली में बिजली का मसला हो या सलमान खुर्शीद का मसला हो, इन सब पे आंदोलन चल रहा है और यही आंदोलन आगे चल के चुनाव भी लड़ेगा। तो मुझे लगता नहीं कि भटकेगा। रिजल्ट्स कुछ हो सकते हैं। वो ऐसा इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि देश में करप्शन और अव्यवस्था को व्यवस्था के खिलाफ कई आंदोलन हुए। सबसे बड़ा आंदोलन 1974 में हुआ जो जयप्रकाश नारायण ने किया संपूर्ण क्रांति के नाम से। वह आंदोलन भी अपने मूल उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाया। देखिए, मूल उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाया। हमेशा देश की जितनी आवश्यकताएं हैं उसमें से बहुत सारी आवश्यकताएं उसने दी। उस वक्त देश की एक सबसे बड़ी आवश्यकता थी कि संविधान संशोधन करके इंदिरा गांधी ने जो काला कर दिया था संविधान को, उसको वापस एक अच्छे संविधान के रूप में लाना। जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि व्यवस्था में बदलाव, परिवर्तन, भ्रष्टाचार मुक्त समाज, आम लोगों को न्याय, यही मूल मुद्दा था 74 में जयप्रकाश नारायण का भी, जिसमें छात्र आंदोलन हुआ, केंद्र में सत्ता बदली, बिहार देश में सत्ता बदली। उसके बाद जो उद्देश्य था बदलाव का, संपूर्ण क्रांति का, वो पूरा नहीं हो पाया। ऐसे में आपका एक छोटा सा आंदोलन कैसे पूरा व्यवस्था को? हमें लगता है कि आंदोलन अगर चुनाव लड़ते हैं तो उनको उससे पहले पॉलिसीज़ बहुत ब्लैक एंड वाइट में बना के रखनी पड़ेंगी देश के सामने। जयप्रकाश नारायण के वक्त में ये एक बात छूट गई। फिलॉसफिकली जेपी के मन में स्वराज का जो खाका था वो बहुत बढ़िया था, ग्राम स्वराज का, लेकिन उसके लिए कौन कौन से कानून बनाने पड़ेंगे, कौन कौन से कानून बदलने पड़ेंगे, ये खाका चुनाव से पहले नहीं बना। और चुनाव जीतने के बाद तो अब भी हमारा मानना है कि अगर चुनाव जीत गए और उसके बाद हम कानून बनाने बैठेंगे तो फिर नहीं बनेंगे। लेकिन एक जो आम परसेप्शन है वो ये था कि पॉलिटिक्स में शामिल होने के सवाल पर, पॉलिटिकल रास्ता अख्तियार करने के सवाल पर भी आपके अंदर एक कंट्राडिक्शन था, एक विरोध था, एक अंतर्विरोध था। बिल्कुल। तो फिर आप किस निष्कर्ष पे पहुंचे? आपका आधार क्या था कि जनता आपको एक्सेप्ट कर रही है इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, जब आंदोलन करते हैं तो विभिन्न धाराओं के, विभिन्न विचारधाराओं के और अलग अलग तरह के अप्रोच रखने वाले वेल इंटेंशनड लोग आपके साथ जुड़ते हैं। सब लोग साथ साथ जुड़ते हैं, इकट्ठे होते हैं, एक आंदोलन बनता है। फिर किसी मोड़ पे आके लगता है कि अब आगे के रास्तों में कुछ असहमतियां हैं, तो ठीक है, ये भी एक डेमोक्रेटिक तरीके से स्वीकार करना चाहिए। हमारे सबसे बड़ी चीज़ जो थी, अन्ना जी को ये लगता था, उसके अलावा किरण बेदी जी या कुछ और अन्य साथी अगर आप गिने तो उनको लगता था कि अभी चुनाव का वक्त नहीं है। हमें लगता है कि 2014 में अगर इस आंदोलन ने चुनाव नहीं लड़ा, आंदोलन सिर्फ सड़क पे खड़ा करने से ये भ्रष्ट नेता इतने बुरी तरह से भ्रष्टाचार में डूब गए हैं और सब एक दूसरे के सारी पार्टियां एक दूसरे की पार्टनर हो गई हैं कि सिर्फ सड़क पे लड़ने से देश के कानून बदल जाएंगे, ऐसा हमें लगता नहीं। उनका ये मानना है कि अभी इस चुनाव की तैयारियों में वक्त लगेगा और 2019 तक वेट करना चाहिए। हमारा ये मानना है कि अभी देश में लहर है, अभी लोगों में बहुत गुस्सा आया हुआ है। 2014 में प्रयोग करके विधानसभाओं में, संसद में जाना चाहिए और कानून बनवाने का काम करना चाहिए। तो यहाँ मतभेद था और वो कोई छिपा नहीं है, सबके सामने है। जो देश और दुनिया में जितने भी क्रांतियां हुई उसमें युवाओं की खासी भूमिका रही। खासकर अगर हम इंडिया की बात करते हैं 74 मूवमेंट के बारे में, युवाओं ने केंद्र में सत्ता बदल दी, देश में सत्ता बदल दी। एक जो आशंका व्यक्त की जा रही है इस पूरे मूवमेंट के बारे में वो ये था कि आपके आसपास कुछ वैसे लोग नहीं हैं जो विभिन्न विचारधाराओं के लोग हैं जो आंदोलन को एक वैचारिक आधार दे सके। मुझे लगता है कि ये आपने बड़ा सही पूछा है। देश में बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ था, छत्तीसगढ़ के ज़िलों में अलग अलग मुद्दों को लेकर आंदोलन चल रहे हैं। उड़ीसा में चल रहे हैं पॉस्को से लेके, विदर्भ में किसानों को लेकर चल रहे हैं, कहीं व्यापारियों को लेकर चल रहे हैं, असम में अलग मुद्दों को लेकर चल रहे हैं। तो इन सब, पंजाब में किसानों के बड़े आंदोलन हैं जो वहाँ फसलों के दाम को लेके है, वहाँ सूखा का मुद्दा नहीं है, वहाँ आत्महत्या का मुद्दा नहीं है। इन सब आंदोलनों को जोड़ के और सबको चुनाव की तरफ ले जाना
प्लस युवा ऊर्जा को देश में आईआईटी करने वाला, आईआईएम करने वाला लड़की आज फ्रस्ट्रेट होके सोचता है इस देश में मैं रुकूं या अमेरिका या यूरोप में जाके बसूं, उसको जोड़ के, दोनों को जोड़ के जो ऊर्जा बनती है उसको चुनाव लड़ना है। हमको चुनाव नहीं लड़ना। महत्वपूर्ण ये नहीं कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, महत्वपूर्ण ये है कि ये जो देश में ऊर्जा है अलग अलग आंदोलनों में लगी हुई और देश के लिए एक सपना देखने वाली जो ब्रेन है देश का, इन दोनों को जोड़ना है। और यही हमारी चुनौती है कि हम अगले 1 साल में इसको कैसे जोड़ पाते हैं। करप्शन एक ऐसा मुद्दा है जिस पे आम युवाओं को आपने आकर्षित किया है और वो आपको भारी उम्मीद के साथ देख रहे हैं, लेकिन उनका जुड़ाव उस तरीके से नहीं हो पा रहा है दिल्ली के अलावा जो होना चाहिए था। ऐसा नहीं है। उड़ीसा में आप देखिए जो हमारे इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं युवा, 4-5 वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से निकले हुए युवा हैं, निशिकांत और सब लोग, और उन्होंने जब ज़िलों में जाके लोगों को जोड़ा तो 90%, 80 to 90% लोग जो उनके साथ जुड़े हुए हैं वो कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकले हुए प्रोफेशनल्स जो आदिवासी इलाकों में अपने अपने इलाकों में वापस गए, काम कर रहे थे, कोई मेडिकल है, कोई अपना व्यापारी है, वो सारे लोग जुड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि युवा नहीं है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि युवा ज़्यादा है। अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो युवाओं की संख्या बहुत अधिक है। ये ज़रूरी नहीं है कि युवाओं का मतलब सिर्फ किसी देश की, दुनिया की बड़ी डिग्री कॉलेज और कॉलेजेस से निकले हुए युवा हैं। एक छत्तीसगढ़ के या झारखंड के कॉलेज से निकला हुआ, सामान्य गवर्नमेंट कॉलेज से निकला हुआ युवा भी उतना ही युवा है, उसकी भी अपनी एक सोच है, उसको भी इस देश के निर्माण के काम में लगना है। और वो भले ही वहाँ एक छोटा सा व्यापार कर रहा है, कोई दुकान चला रहा है, कोई छोटी नौकरी कर रहा है, उसकी भी अहम भूमिका है, वो उसकी भी उतनी अहमियत है देश में। सब तरह के युवा हैं। आप देखेंगे तो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग कॉलेजेस से निकले हुए युवा हैं, आप देखेंगे तो सामान्य ग्रेजुएट कॉलेजेस से निकले हुए युवा हैं। ऐसा कहना बिल्कुल ठीक नहीं है कि युवा नहीं है आज की तारीख में। अन्ना का आपके मुहिम से अलग होना का ये कारण था कि आपका रुख पॉलिटिकल हो रहा था? बिल्कुल। उनका ये मानना है अन्ना जी का कि अभी शायद हम लोग तैयार नहीं हैं। देश में चुनाव लड़ने की बात करना, आंदोलन जाके चुनाव भी लड़े और संसद और विधानसभा में बैठ के कानून बनाए, इसके लिए और तैयारियों की ज़रूरत है। हमें लगता है कि जब इस आंदोलन को उस दिशा में ले जाएंगे तो तैयारियां भी साथ साथ चलेंगी। अन्ना के कई बयान कंट्राडिक्टरी हैं। कभी वो आंदोलन को स्थगित करने की बात करते हैं, कभी वो कार्यक्रम बना के उसको स्थगित करते हैं, या अब जब वो कह रहे हैं कि बिहार जा कर के वो नए सिरे से वहाँ आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करेंगे, और शायद ऐसा इसलिए कि 1974 का छात्र आंदोलन बिहार से शुरू हुआ था। ये सही बात है कि अन्ना जी के कई कार्यक्रम बनाए और ख़ुद मैंने भी कई कार्यक्रम तैयार किए, और वो उतने मैच्योर नहीं हो पाए। उनकी खासतौर से उनकी देश यात्राओं के जो कार्यक्रम थे, पर वो उनके स्वास्थ्य की वजह से नहीं हो सके थे बीच में। अभी अन्ना जी का मैं भी आज अखबारों में पढ़ रहा था कि उनका पटना जाने का कार्यक्रम है और पटना से वो शुरुआत करेंगे जनवरी में शायद। तो मैं काफ़ी उत्साहित हूँ उसको लेके। मीन्स उनके पूरे मूवमेंट में जो एजेंडा है उसको आप पंख देंगे, उनको आप सपोर्ट करेंगे? एजेंडा तो एकदम वही है। एजेंडा में तो हम 100% साथ हैं और उसके लिए जो भी करना पड़ेगा आगे बढ़ के, पीछे रह के, नीचे बैठ के, ऊपर बैठ के करते रहेंगे। जहाँ तक किसी आयोजन, किसी गतिविधि की बात है तो अन्ना जी ने खुद मुझे लगता है उस दिन साफ किया था कि अब क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी के नाम से भी जानी जाएगी, ये आंदोलन तो होगा, पॉलिटिकल पार्टी भी होगी, तो शायद मंच साझा करने की इच्छा उनकी नहीं रहेगी। ऐसा अगर अन्ना जी निर्देश देंगे तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अन्ना की समझ में ये कैसे है कि बगैर सत्ता में भागीदारी के व्यवस्था परिवर्तन हो सकता है? अन्ना जी का कहना है कि लोक शक्ति को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा अन्ना जी नहीं कह रहे कि बिना चुनावी राजनीति के विरोधी नहीं है, वो राजनीतिक क्रांति के विरोध में नहीं है, पर जहाँ तक मुझे लगता है उनका मानना है कि अभी लोक शक्ति उतनी जागृत नहीं हुई है। अभी लोगों को और जगने की ज़रूरत है, अभी लोगों को और धैर्य रखने की ज़रूरत है, ऐसा उनका मानना है। आपने मूल मुद्दा करप्शन का उठाया है, करप्शन को लेकर के आप लगातार सरकार पे हमले भी कर रहे हैं, और एक जो मुद्दा जिस पे आम युवा आकर्षित हो सकता था वो है बेरोजगारी का सवाल। उस पे आपका आईएसए बहुत कारगर और बहुत ज़्यादा आक्रामक नहीं दिखता। देखिए, बेरोजगारी का समाधान क्या है, इस पे तो बहुत चर्चाएं होनी चाहिए। शिक्षा, एजुकेशन की क्वालिटी से लेकर और कॉरपोरेट, सरकार की कॉरपोरेट परत नीतियाँ, दोनों के बीच का लिंक समझना पड़ेगा, और उस दिशा में देश में व्यापक बहस होनी चाहिए। हम तो ख़त्म कर देंगे। आप अपनी पॉलिटिकल यात्रा 2014 के आसपास विधानसभा शुरू करेंगे या फिर लोकसभा से? अभी तक जो मानसिक तैयारी है वो तो लोकसभा की है कि लोकसभा में पूरे देश में चुनाव लड़ा जाए और लड़वाया जाए।
लेकिन दिल्ली के साथियों का आग्रह है कि दिल्ली में तैयारियां हैं और दिल्ली भी लड़ा जा सकता है और दिल्ली में प्रयोग किया जाए। अगर दिल्ली में सक्सेसफुल होते हैं तो पूरे देश में फिर उस बात को डिलीवर करना, कन्वे करना आसान होगा। इस बात से हम सहमत हैं, पर अंतिम निर्णय अभी इस बारे में नहीं हुआ है कि यस हम दिल्ली का चुनाव लड़ेंगे, पर तैयारियां हैं, ऐसा साथियों का आश्वासन है। हमें भी लगता है कि काफ़ी हद तक तैयारियां हैं। एक और जो आशंका ये है कि अगर आप उम्मीदवार तय करेंगे तो वो उम्मीदवार भी किसी विचारधारा के करीब होगा, वो चाहे वो कांग्रेस का करीब होगा, बीजेपी के करीब होगा, लेफ्ट के करीब होगा या इंडिपेंडेंट होगा। इस बात की क्या गारंटी है कि वो भी ईमानदार होगा जो आप उम्मीद पाले बैठे हैं? इस सवाल के दो हिस्से हैं। एक तो अभी आज की तारीख में उम्मीदवार को टिकट कहाँ से मिलता है? उसको टिकट मिलता है दिल्ली से। चुनाव लड़ता है वो देश के किसी कोने में, लेकिन टिकट मिलता है दिल्ली से। तो उसकी सारी अकाउंटेबिलिटी दिल्ली के प्रति रहती है, उन लोगों के प्रति जो टिकट देते हैं। हम इसको बदलना चाहते हैं। हम ये कह रहे हैं कि अपने इलाके के कार्यकर्ताओं से और उस इलाके की जनता की भूमिका भी हम रख रहे हैं। उस इलाके की जनता से आप टिकट लेके आओ और आप हमारे कैंडिडेट हो। आप ये तो जनता का आंदोलन है, जन आंदोलन है। तो जन आंदोलन का कैंडिडेट वो नहीं होगा जिसको दिल्ली से टिकट मिलेगा, वो होगा जो जनता से टिकट लेकर आएगा। तो यहीं से पहला स्टेप बैक शुरू हो जाएगा कि जिस टिकट जहाँ से मिलेगा अकाउंटेबिलिटी वहीं होगी, जवाबदेही वहीं के प्रति होगी। तो वहाँ के कार्यकर्ताओं के प्रति जवाबदेही हम सुनिश्चित कर देंगे इस तरह से, और ये होगा। मनीष, एक बात और कि किसी भी आंदोलन और पॉलिटिकल पार्टी को चलाने के लिए धन की ज़रूरत होती है और लगता है कि आपका आंदोलन वहाँ भटक सकता है या फिर वहाँ अपने को विड्रॉ कर सकता है धन के बाद। देखिए, आज अगर हम करप्ट पॉलिटिक्स की बात करते हैं, भ्रष्टाचार प्रेरित राजनीति की बात करते हैं, तो कितने धन की आवश्यकता है? असीमित धन की आवश्यकता है। और असीमित धन किसी के पास नहीं हो सकता। असीमित धन तो सिर्फ चोरी चकारी, लूट, संसाधनों की लूट, बेईमानी, इन सब से आएगा। लेकिन जब आप एक देशभक्तिपूर्ण राजनीति की बात करते हैं तो आपको धन तो चाहिए, लेकिन सीमित चाहिए। आप उसको क्वांटिफाई कर सकते हो। आप बता सकते हो कि एक साल में इतनी यात्राओं के लिए, जब चुनाव होंगे तो इतने हैंडबिल्स के लिए धन चाहिए, इतने पम्फलेट्स के लिए धन चाहिए, इतने रैलीज करेंगे, इतनी गाड़ियाँ चलेंगी, इन सब के लिए धन चाहिए। तो चुनाव लड़ने के लिए धन कम चाहिए, बहुत कम चाहिए। चुनाव जीतने के लिए अगर आप धन खोजने निकलेंगे तो बहुत ज़्यादा चाहिए, असीम चाहिए, आपको नहीं पता। एक बात और जो कही जाती है वो ये कि आपके पॉलिटिकल रुख के कारण अन्ना तो अलग हुए ही, और लेकिन आपके खुद का जो ग्रुप था उसमें भी बिखराव दिखा। खास करके किरण बेदी बीजेपी के पक्ष में जाती हुई दिखी और उन्होंने कहा कि बीजेपी को पार्टी नहीं बनाया जाना चाहिए। क्या कारण था इसका? किरण बेदी बीजेपी के पक्ष में थी या नहीं थी, इस पर तो मैं टिप्पणी नहीं करता, लेकिन ये ज़रूर था कि उनका ये मानना था कि हमें अभी कांग्रेस को हिट करते रहना चाहिए, और कांग्रेस को जितना हम हिट करेंगे उतना संभावना है कि जन लोकपाल मिलेगा। हमारी उसमें सहमति नहीं है। हमें लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टनर हैं। अब ये पार्टियां नहीं हैं, ये पार्टनर हैं, करप्शन के पार्टनर हैं। और ये लगातार जहाँ जहाँ बीजेपी सत्ता में है वहाँ वो भी बेईमानी कर रही है, जहाँ कांग्रेस सत्ता में वहाँ कांग्रेस बेईमानी कर रही है, और ये सब मिलके कर रहे हैं। तो इनको सबको एक्सपोज किया जाना बहुत ज़रूरी है। ये थी पहले दौर की बातचीत। अगले दौर की बातचीत में मनीष सिसोदिया से जानना चाहेंगे कि उनका आंदोलन का भावी कार्यक्रम क्या होगा और लोगों को जोड़ने के लिए उनके पास कौन से तरीके हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।